चलिए क्लास 3 सीए फाउंडेशन लॉ कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कितने मोड से, कितने तरीके से आपने जो ऑफर किया था उसको आप क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। रिवोक मतलब तोड़ना, खत्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज का एडवर्टीजमेंट किया या मैंने आपको कोई बात बोली, ऑफर किया, अब मैं उस ऑफर को खत्म करना चाहता हूँ, भाई मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता, तो उसको किस तरीके से मैं अपनी बात को खत्म कर सकता हूँ, उसके लिए लॉ लिखा हुआ। ठीक है, चलो सबसे पहले बाय नोटिस। बाय नोटिस, अब आप लेकिन यहाँ पे रूल को समझना है कि मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, तो मैं नोटिस देने के बाद आपको बोल सकता हूँ कि मुझे अब इस आपके एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, मैं अपने ऑफर को वापस लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि आप किसी पर्सन को रिवोकेशन का नोटिस दे सकते हो, लेकिन बशर्ते उस पर्सन ने आपको एक्सेप्टेंस ना दे दी, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना, वरना तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, एग्रीमेंट बन चुका। तो नोटिस दे सकते हैं आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन सामने वाले की एक्सेप्ट को स्वीकार करने से पहले। दूसरा है टाइम। टाइम, अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको रूल सिखाया था, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आप टाइम के रहते अगर एक्सेप्टेंस दे दो तो आपका एक्सेप्टेंस माना जाएगा, लेकिन टाइम ही खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस देने आ रहे हो तो उस एक्सेप्टेंस से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। मैंने आपको जब ऑफर दिया था तो आपको मैंने कोई कंडीशन दी होगी, क्योंकि ऑफर में कंडीशन हो सकती है, आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो अपने आप वो रिवोक हो गया। ठीक है, या फिर इसका मतलब ऐसे समझो कि कोई भी ऑफर में जो कंडीशन डाली गई उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उसको हम रिवोक ही मानेंगे, उसको कैंसिल मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेथ और इंसैनिटी, दो चीजें हैं यहाँ पे, डेथ और इंसैनिटी। अब किसी पार्टी की डेथ ही हो जाती है तो ओरिजिनल ऑफर को हम रिवोक मानेंगे। कुछ ऐसे ऑफर हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरी होते हैं। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ली, मैंने अपना बीमा कराया और मुझे कुछ हो जाता है तो किसको मिलेगा पैसा? मेरे नॉमिनी को मिलेगा। इसका मतलब कंटिन्यू हुआ ना वो कॉन्ट्रैक्ट, नॉमिनी को पैसे ट्रांसफर हुए, लेकिन नॉमिनी को तो मैंने ही भरा होगा। तो यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे रिवोक हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफर या एक्सेप्टेंस की, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं। यहाँ पे ऑफर खत्म माना जाएगा, रिवोक माना जाएगा अगर पर्सन की डेथ या इंसेंटिव, मतलब दिमाग काम करना बंद कर दे, पागल। ठीक है, काउंटर ऑफर, मैंने आपको ऑफर नहीं बताया था, अगर पार्टी मॉडिफाई कर दे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में तो अपने आप काउंटर ऑफर कहलाता है, और काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। क्लियर? ये हमने पढ़ा था काउंटर ऑफर। ठीक है, तो काउंटर ऑफर अगर आप करते हो तो ओरिजिनल ऑफर को क्या कर दिया आपने? रिवोक कर दिया। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मोड प्रिस्क्राइब, अब आप याद करो मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस आपको उसी मोड में देनी है जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है ना, अगर आपने उस मोड में नहीं दी तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माने। क्लियर? सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, इलीगलिटी मतलब जब हमने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस किया, जब हमारा एग्रीमेंट चल रहा था तो बात बिल्कुल ठीक थी, कोई भी उसमें टर्म इलीगल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप क्या बन गया? इलीगल। जैसे मान लीजिए चाइना, अब चाइना से इंडिया का विवाद चल रहा है, ठीक है ना, एलएसी की वजह से हमारे व्यापारिक संबंध भी खराब हैं और सोशल तो हो ही चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट आज के दिन बोल दे कि चाइना से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, तो आपका सब्सिक्वेंट ऐसा रूल आ गया जिससे वो चीज क्या हो गई? इलीगलिटी। तो हम अपने ऑफर को क्या मान लेंगे? रिवोक मान लेंगे। तो ये सारे वो कंडीशन है जहां पे आप अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस को क्या मानेंगे? रिवोकेशन। ठीक है, इतना नोट करें। चलो, अब हमारे पास फ्रेश टॉपिक आ चुका है, उसका नाम है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने कहा था बेसिक चैप्टर पढ़ने के बाद, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ने के बाद जो हम पढ़ेंगे, जो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था, मैंने कहा था वही आगे चल के क्या बन जाएंगे? चैप्टर्स। तो पहला इसेंशियल एलिमेंट जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, कंसिडरेशन, वो आ गया हमारे पास। कंसिडरेशन की मीनिंग लॉ में बहुत बड़ी लिखी हुई है, उसको मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आप जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों में क्या चीज एक्सचेंज हुई है, उस एक्सचेंज को हम क्या बोल रहे हैं? कंसिडरेशन। तो लॉ कहता है कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो पाएगा।
ठीक है ना। तो कंसिडरेशन की बात अगर करें तो लॉ में उसकी मीनिंग लिखी हुई है कि कोई भी चीज करना, ना करना, करने का वादा करना, ऐसा कोई भी चीज जिसमें आप मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करते हो उसको हम कंसिडरेशन बोल रहे हैं। जैसे मैं कुछ करने के पैसे ले रहा हूं और कभी कभी होता है कुछ ना करने के भी पैसे लिए जाते हैं, लेकिन वो सब चीज में क्या एलिमेंट होना चाहिए, मॉनेटरी एलिमेंट होना चाहिए जिसपे मैं आपको कोई वैल्यू दे सकूं, ठीक है ना। मेरी हर चीज का एक रूल है, तो उसी रूल को हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंसिडरेशन के क्या रूल लॉ ने बोले हैं। तो रूल तो सब में होंगे ना, ऑफर के रूल थे, एक्सेप्टेंस के रूल थे। अब इस कंसिडरेशन को डिटेल से पढ़ने से अच्छा है पहले हम क्या पढ़ लें, रूल पढ़ लेते हैं। तो कंसिडरेशन की बड़ी सी डेफिनेशन दी है, इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में, ठीक है। कंसिडरेशन तो पहला रूल क्या कहता है, देखो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दो पर्सन होते हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कुछ करने का, कुछ ना करने का, और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो मैं प्रोमिसर हूं और प्रोमिसी है। इतनी बात समझ में आती है। तो आप मुझे क्या देंगे ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मतलब डिजायर किसकी होगी, मेरी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये चीज मैं करूंगा, तो देना क्या है ये आप डिसाइड करोगे, मैं प्रॉमिसर डिसाइड करेगा। तो डिजायर किसकी होगी, प्रोमिसर की। दूसरा रूल क्या है, इट मस्ट बी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब देना अगर है तो चाहे आप दे दो या आपके माध्यम से कोई और दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छा किसकी, प्रोमिसर की, लेकिन देगा कौन, प्रोमिसी, या उसके थ्रू कोई और दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीस आप दो, आपके पेरेंट्स दे, आपका फ्रेंड दे, मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तीसरा एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, याद करो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में समझाया था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब जहां पे परफॉर्मेंस हो चुकी, मैंने कहा था लेना देना। एग्जीक्यूटरी का मतलब जहां पे कुछ चीज बाकी है, ठीक है ना। तो ऐसे भी कंसिडरेशन हो सकते हैं, आप मुझे पैसे दो, लगे हाथ सामान लो, या फिर आप पैसे दे दो, शाम को सामान मिल जाएगा, ऐसे कंसिडरेशन वैलिड है। अब ये आ गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कंसिडरेशन हो सकता है कि आप मुझे एक साल पहले ही फीस दे चुके, मैं आज पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट में लेना देना, या फ्यूचर में आज हम एग्रीमेंट कर लें और फ्यूचर में चीज क्या हो, डिलीवर। जैसे खेती बाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट, आज मैंने आपकी जमीन देख ली, खेत आपके देख लिए, और मैंने आपसे वादा कर लिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, इतने टन मुझे गेहूं आप उगा के दे दो, है ना। और पैसे भी देना कब, बाद में। खेती भी कब होगी, बाद में, फ्यूचर। ऐसा कंसिडरेशन वैलिड है। रूल कहता है नीड नॉट बी एडिकेट, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, इस पे बहुत सारी क्या है, केस स्टडी। मतलब जरूरी नहीं है उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू हो, अगर पार्टीज एग्री हैं किसी भी वैल्यू पे तो कंसिडरेशन वैलिड है। अब इसका एग्जांपल क्या है, मान लो कोई बुक मार्केट में 500 रुपए की मिल रही है, मैंने आपको वो बुक 200 रुपए में दे दी, ठीक है। हालांकि वैल्यू बहुत कम है, आधे से भी कम में दे दी, लेकिन हम आपस में सेटिस्फाई हैं, मैं आपको बदले में सर्विस दे रहा हूं, आपने मुझे पैसे दिए। तो यहाँ पे कंसिडरेशन हालांकि बहुत कम है, लेकिन मे नॉट बी एडिकेट। कहता है कुछ वैल्यू है, हाँ है, कुछ एक्सचेंज हुआ, हाँ हुआ, पार्टी सेटिस्फाई है, हाँ है, तो कोई इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। नीड नॉट बी एडिकेट मतलब सटीक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूल कहता है लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब इसका पूरा ये लिखा हुआ है, कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग दैट पर्सन ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म। जैसे स्कूल में टीचर है, ड्यूटी कर रहे पढ़ाने के लिए, क्या वो स्कूल में पढ़ाने के लिए या लेक्चर लेने के लिए, क्लास में आने के लिए आपसे अलग पैसे लें? उनकी तो ड्यूटी ही पढ़ाना है ना। पुलिस है, पुलिस की ड्यूटी क्या है, लोगों की सेवा करना, लोगों की सुरक्षा करना। क्या सुरक्षा के अलग से पैसे दें उनको हम? तो जो पर्सन जिस काम के लिए ऑलरेडी क्या है, बाउंड है, वो उस काम को परफॉर्म करने के लिए कंसिडरेशन ना मांगे। समझ गए? तो इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, पर्सन कैन नॉट डिमांड फॉर कंसिडरेशन बट ही इज ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई एविडेंट है, मैंने किसी का मर्डर होते हुए देखा है, अब मुझे बुलाया जा रहा है कोर्ट कचहरी में, तो क्या मैं मना कर दूं? मैं वहां पे अपनी दलील नहीं दूंगा, मना कर सकता हूं, लेकिन वहां पे लॉ ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे इतने रुपए दिए जाएं तब मैं आके बताऊंगा किसने क्या किया, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है, आपने देखे, ठीक है।
नेक्स्ट, रियल नॉट इल्यूजरी, मतलब कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, कुछ रियल टर्म में होना चाहिए, और इल्यूजरी का मतलब जादू टोना की बात नहीं कर रहे हम। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको सीए में पास करा दूंगा, क्योंकि सीए प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे मेरी और आपकी नहीं चलेगी, यहाँ पे मेहनत और आपका आंसर शीट बोलेगा। तो यहाँ पे क्या है, रियल में आपसे वादा ही नहीं कर रहा, तो रियल बात करो और इल्यूजरी वादे मत दो, जमीन मतलब कि ऐसा कोई मैजिक मत बताओ जिसका कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक है। कंसिडरेशन, लास्ट रूल है, कंसिडरेशन नॉट अनलॉफुल ना हो, इमोरल ना हो और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज एक्सचेंज मत करो जो कानून की नजरों में क्या हो, अनलॉफुल या इमोरल। इमोरल का मतलब होता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जिससे जनता में क्या हो, असुरक्षा की भावना हो, जैसे कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, बंदूक का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हथियार बिना लाइसेंस के तो वैसे मना है ना, तो इस चीज या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पूरी पब्लिक इसका गलत फायदा उठाएगी, ठीक है ना। इमोरल किसी की भावनाओं से खेलना, और नॉट अनलॉफुल मतलब लॉ के तहत वो कंसिडरेशन नहीं, जैसे पेड़ की लकड़ी काटना, पेड़ की लकड़ी काटना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये चीज क्या है, रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, ठीक है। चलो नोट करो, देखो अब हमारे पास नया रूल क्या आ गया, कंसिडरेशन में आगे बढ़ते हैं, रूल्स हमने समझ लिए। अब जितना मैंने रूल समझाया इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि रूल क्या कहता है, ये कहता है रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन यहीं पे लॉ में कुछ अपवाद है, अपवाद को बोलते हैं एक्सेप्शन, मतलब देयर आर सम केसेस वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन स्टिल दैट एग्रीमेंट एंड सम कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड। वो कौन से हैं वो देखते हैं। हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स हैं, जिसकी हेडिंग है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी ये वैलिड है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी, तो कौन से हैं देखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वर्ड यही यूज करना है, नेचुरल लव होना चाहिए, जैसे हस्बैंड और वाइफ नेचुरल लव है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता क्या है, नेचुरल लव है, आपको लव क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो नेचुरल लव में नहीं आते, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड एंड वाइफ में अगर मान लो हस्बैंड कहते हैं मैं वाइफ को इतना कंपनसेशन महीने में दूंगा, तो इसमें अगर वाइफ कुछ उनको बदले में नहीं दे रही है सर्विस या कोई प्रकार का कंपनसेशन या कोई प्रकार का कंसिडरेशन, तो भी क्या है, वो वैलिड एग्रीमेंट है, ऐसे एग्रीमेंट वैलिड है, एक तरफा है फिर भी क्या है, क्योंकि उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। दूसरा है कंपनसेशन टू पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अब इसको ध्यान समझो, इसका एग्जांपल है पर्स, जैसे मान लीजिए मेरा पर्स खो गया और आपको पाया, ठीक है, आपने मुझे पर्स वापस किया, आपने मुझे पर्स वापस किया, आपने जो पर्स वापस किया क्या मैंने कहा था, आपने वो सर्विस कैसे दी, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, किसी के दबाव में नहीं, तो आपने कोई सर्विस दी बिना किसी दबाव के, उसके बदले में आपको क्या दे रहा हूं, कुछ पैसे दे रहा हूं, कंपनसेशन दे रहा हूं, ठीक है ना, तो वो कंपनसेशन मेरी तरफ से गया ना, ठीक है, तो वो स्टिल क्या है, वैलिड है। ऐसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी क्या है, वैलिड है। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम बार्ड का मतलब होता है इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं जो आपका डेटर है, तो उससे आप एक टाइम फ्रेम के अंदर ले लो, जो कि 3 साल बोला गया है कि 3 साल के अंदर आप अपने डेटर से पैसे ले लो, उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट क्या बोल देगा, टाइम क्या हो चुका है, लैप्स, अब हम आपको पैसे नहीं दिलवा सकते, ये है लिमिटेशन एक्ट। लेकिन सोचो लिमिटेशन एक्ट में वो चीज आ गई, यानी 5-6 साल बीत चुके, और जिसको पैसे देने थे उसने तब तो नहीं दिया, अब वो देने आ रहा है और कह रहा है एग्रीमेंट करो मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, तो ऐसे तो वो टाइम बार्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट वैलिड है। अगर वो लिमिटेशन के बाद भी पैसे देने आता है और बदले में मैं उसे कुछ नहीं देता हूं, तो वो क्या है, वैलिड। एजेंसी में कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, यानी एजेंसी क्रिएट करने के लिए आप मेरे एजेंट बन जाओ, मैं आपको कुछ दूं या आप मुझे कुछ दो, जरूरत नहीं, क्योंकि एजेंसी में कमीशन मिलता है, सैलरी यहाँ पे नहीं होती। कंप्लीटेड गिफ्ट, अब गिफ्ट है, शादी है, मैरिज है, कोई भी फंक्शन है, उसमें गिफ्ट कोई दे रहा है, तो क्या बदले में कुछ परफॉर्म करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है।
बिलमेंट एक चैप्टर है, बिलमेंट एंड प्लेज। बिलमेंट का मतलब होता है कोई वस्तु किसी के पास रखना सुरक्षा के लिए, तो वहां पे भी कंसिडरेशन ना हो तो भी वैलिड है। मैं अपनी बुक आपको रखने को बोल रहा हूं, विदाउट कंसिडरेशन भी वो क्या है, वैलिड एग्रीमेंट है। चैरिटी, दान पुण्य का काम करना, तो बदले में आप कुछ मांगते हो क्या, कुछ एक्सपेक्ट करते हो, नहीं। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आर वैलिड बाय लॉ, राइट। नो, चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास कंसिडरेशन में टॉपिक आ गया सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको ध्यान से समझो। नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो पर्सन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, हम दोनों की परफॉर्मेंस चल रही है, कोई विवाद होता है तो तीसरा पर्सन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल लॉ कहता है, यानी लॉ कहता है कंसिडरेशन में उसने बोला था कि कंसिडरेशन पे कर दे, चाहे प्रॉमिसी या कोई अदर पर्सन चलेगा, तीसरा पर्सन पे कर दे कोई बात नहीं, लेकिन इंटरफेयर कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पर्सन करने की वो इजाजत नहीं दे रहा है। तो अब हम उसके पढ़ रहे हैं अपवाद। क्या पढ़ रहे हैं? उस लॉ का अपवाद, मतलब जो आपने बोला स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, आप कह रहे हो चलेगा, अनोखा व्यक्ति पैसे दे दे चलेगा, बट नो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, आप कह रहे हो पार्टी स्ट्रेंजर ना हो कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसके हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंजर बीच में आ जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत, प्रिविटी मतलब प्राइवेसी, तीसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। तो इसके क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सेप्शन। इसमें आ जाएगा तीसरा पर्सन, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नहीं है। देखो कौन से केस। पहला ट्रस्ट। ट्रस्ट के केस में क्या होता है, एक संस्था बनाई जाती है, मान लीजिए एनजीओ। एनजीओ में ट्रस्टीज होते हैं। अगर मुझे इंस्टीट्यूट खोलना हो तो मैं ट्रस्ट भी खोल सकता हूँ, एनजीओ खोल सकता हूँ जिसमें ट्रस्टी होंगे और उसमें बहुत सारे मेंबर होंगे जो उसमें मैनेजमेंट संभालेंगे। तो जो ट्रस्टी है, काम किया किसने? मेंबर ने। मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया, एनजीओ खोला गया, उसमें टीचर रखे गए। अब टीचर कौन है? टीचर ट्रस्टी नहीं है, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, और कोई विवाद हो गया तो बीच में ट्रस्टी आ सकते हैं, वहां पे बनता भी है उनका, इंस्टीट्यूट तो उन्हीं का है। तो ट्रस्ट के केस में, कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जबकि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी नहीं है, फिर भी इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरा फैमिली सेटलमेंट। देखो कानून में जो बातें रखी गई हैं वो कुछ कमजोरी को देख के, इसमें नहीं करते दिक्कत हो जाती है ना। तो फैमिली सेटलमेंट में देखो बीच में पर्सन को आना जरूरी है। फैमिली सेटलमेंट है, कोई विवाद चल गया है ना, तो बीच में फैमिली सेटलमेंट को सॉल्व करने के लिए, चाहे भले वो तीसरा पर्सन आपका नहीं है रिलेटिव, लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए वो बीच में आ सकता है। मैरिज सेटलमेंट भी वही बात हो गई। मैरिज किसी की हो रही है, वैसे तो लॉ कहता है किसी को आप शादी रुकवा नहीं सकते, लॉ में हम आगे पढ़ेंगे, शादी रुकवा नहीं सकते, किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन शादी ऐसी हो रही है जो ठीक नहीं है, जैसे माइनर की शादी हो रही है, नाबालिग की, तो मैं बीच में आ सकता हूं ना, जबकि मैं पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हूं, यहाँ पे वैलिड है। असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है कोई चीज किसी को सौंपना, असाइनमेंट। मैं अपना कार्यभार आपको सौंप रहा हूं, तो जब मैं कार्यभार आपको सौंप रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट मेरा था, मेरी ड्यूटी थी काम करने की, लेकिन जब मैंने आपको सौंपा तो आप बन गए असाइनी, तो आप थर्ड पर्सन हो, लेकिन फिर भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट में आ गए ना, तो आपके सेम अधिकार बनते हैं, जबकि आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। एक्नॉलेजमेंट और बाय एस्टॉपल, ध्यान से समझो इसको। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कोई चीज लिखित रूप से दे देना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कोई चीज लिखित रूप से देना, या एस्टॉपल मतलब धोखे से। कोई चीज में लिख के मैंने दी और बाद में मैं टाल रहा हूं उस चीज को, ठीक है ना, तो जिसको लिख के दी वो बीच में इंटरफेयर कर सकता है कि आपने गलत किया। जैसे मान लो मैं कहता हूं आप ये फीस मुझे ना देके उसको दे देना, ठीक है ना, और वो पर्सन पैसा लेके भाग जाता है, ठीक है ना, तो मेरा कॉन्टैक्ट था आपसे, है ना, आपने उसको फीस दी, क्या आपका कॉन्टैक्ट उस पर्सन से है? नहीं है, मेरा तो आपसे है, लेकिन उसने आपको धोखा दिया, आप उस पर केस कर सकते हैं, आप उसको गलत ठहरा सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट, समझ रहे हो? एक्नॉलेजमेंट का मतलब जब कोई लिखित दिया जाए या धोखा जहां पे आ जाए तो थर्ड पार्टी बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट है कवेनेंट रनिंग विद लैंड। ध्यान से समझो इस चीज को। आप लैंड खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, ठीक है ना, तो कहीं आप किसी जगह पे लैंड खरीद रहे हो तो ये सोचोगे
ना कि वो लैंड में कोई कर्जा, कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज, कोई जुर्माना नहीं होगा, यही सोच खरीदते हो ना। जब आपने खरीद ली तो पता चला आपसे क्या लिया जा रहा है, उसका ब्याज लिया जा रहा है, पता चला वो जमीन जिसकी थी उसने आपको बेच तो दी लेकिन उसमें बहुत सारा कर्जा है। अब आपको पता चला अरे सेलर ने तो मुझे दे दी, तो इसका मतलब अभी भी उसमें कुछ हर्जाने हैं और मैंने वो जमीन ली एक पब्लिक नोटिस के थ्रू कि ये जमीन बिकाऊ है, इसमें कोई हर्जाना नहीं है। अब बताओ हर्जाने वाला तो आपसे पैसे मांगेगा, लेकिन आप भले उसके मालिक बन गए हो खरीदने के बाद, लेकिन ओरिजिनली वो जिससे लैंड थी, जिसकी थी, आप उससे वो जुर्माना वसूल कर सकते हो, जबकि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं है। अब तो आप मालिक बन गए ना, लेकिन ऐसे केस में मैं क्यों पे करूं? तो थर्ड पर्सन को बीच में ला सकते हैं हम लोग, उससे हम भरपाई करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट। अब देखो लास्ट LIC कंपनी है, LIC को अगर आप बीमा कराते हो तो LIC के ऑफिस थोड़ा ना जाते हो आप तो एजेंट से कांटेक्ट करते हो ना। एजेंट आपको आता है, पूरी पॉलिसी समझाता है, फिर आप साइन करते हो, पॉलिसी ले लेते हो। लेकिन आपको बीमा का क्लेम कौन पे करता है? एजेंट थोड़ा ना पे करता होता है, LIC पे करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एजेंट के थ्रू और आपका, लेकिन आपको क्लेम कौन पे कर रहा है? LIC। यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूटेड के केस में कौन आ रहा है? प्रिंसिपल आ रहा है, मतलब एजेंट ने किया लेकिन बीच में कौन आ गया? प्रिंसिपल। वो वैलिड है। तो दीज आर द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी को बीच में इंटरफेयर करने की इजाजत दी गई। तो ये 3 टॉपिक करने के बाद हमारा कंसिडरेशन का चैप्टर खत्म हो जाता है। सेक्शन 2D की मीनिंग लिखी हुई है, बाकी सारी चीजों का डिस्कशन भी चैप्टर वाइज है। ये हमने पूरा चैप्टर कंसिडरेशन खत्म कर दिया, राइट। चलो।